नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे तुलन पत्र बैलेंस शीट। हमने पढ़ा पिछली क्लास में कि तुलन पत्र को हम दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। नंबर फर्स्ट होता है वो होता है समता एवं दायित्व है, जिसे हम इक्विटी एंड लायबिलिटीज कहते हैं। और नंबर दो भाग होता है परिसंपत्तियां, जिसे हम एसेट्स कहते हैं। तो हम भाग फर्स्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटीज को। हमने इक्विटी एंड लायबिलिटीज के भाग को कितने भागों में बांटा है? चार भागों में। जिसमें नंबर फर्स्ट था शेयर होल्डर फंड, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि शेयर होल्डर फंड के अंतर्गत शेयर कैपिटल आती है, रिजर्व सरप्लस आता है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स आता है। उसके बारे में हमने पढ़ लिया है। इसके जो बाकी बचे हुए तीन भाग हैं उनको हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम शुरुआत करते हैं। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज का जो दूसरा भाग होता है वो है आवंटन लंबित रहने के दौरान अंश आवेदन राशि या शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। यानी इसमें क्या होता है कि कंपनी ने कोई अंश निर्गमित कर दिए और उन अंशों पर एप्लीकेशन राशि प्राप्त कर ली, लेकिन चिट्ठा बनने की तिथि तक उन अंशधारियों को अंशों का अलॉटमेंट नहीं किया गया, अंशों का आवंटन नहीं किया गया। तो ऐसी राशि जो एप्लीकेशन के रूप में प्राप्त हो चुकी है उसे हम किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाते हैं? किस हेड के अंतर्गत दिखाते हैं? इस हेड के अंतर्गत शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ठीक है, तो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में क्या दिखाते हैं कि कंपनी ने अंशों का निर्गमन कर दिया, अंशों पर एप्लीकेशन राशि प्राप्त होगी, लेकिन चिट्ठा बनने की तिथि तक उनको अंशों का आवंटन नहीं किया गया। तो जो आवेदन की राशि है वो किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाएगी? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट के अंतर्गत हम दिखाएंगे। ठीक है, जो नंबर तीन शीर्षक है वो है गैर चालू दायित्व, नॉन करंट लायबिलिटीज। देखिए, नॉन करंट लायबिलिटीज क्या हो गई कि ऐसी लायबिलिटीज जो करंट नहीं है वो सारी क्या हो गई? नॉन करंट लायबिलिटीज हो गई। ठीक है, तो नॉन करंट लायबिलिटीज को हमने चार भागों में बांटा है। तो ये चारों में से जो भी अगर कोई मद आती है वो सारी किसके अंतर्गत दिखाएंगे? किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाएंगे? नॉन करंट लायबिलिटीज गैर चालू दायित्व के अंतर्गत दिखाएंगे। जिसमें पहला है लॉन्ग टर्म दीर्घकालीन ऋण, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। दूसरा स्थगित कर दायित्व, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। तीसरा दीर्घकालीन दायित्व है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। और चौथा है दीर्घकालीन आयोजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ये सारे के सारे हैं वो किस शीर्षक के अंतर्गत आएंगे? नॉन करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत आएंगे। इनको हम बैलेंस शीट में नॉन करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत दिखाएंगे। चारों को, लॉन्ग टर्म लोन को, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज को, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को और लॉन्ग टर्म प्रोविजन को हम किस में दिखाएंगे? नॉन करंट लायबिलिटीज गैर चालू दायित्व शीर्षक के अंतर्गत इक्विटी एंड लायबिलिटीज में बैलेंस शीट में दिखाएंगे। ठीक है, तो इन सभी भागों को हम एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए, पहला है दीर्घकालीन ऋण। दीर्घकालीन ऋण का आशय हो गया कि ऐसे ऋण जो 12 माह के पश्चात दे हो या जिनको 12 महीने की अवधि के बाद चुकाना हो, तो वो ऋण क्या कहलाता है? दीर्घकालीन ऋण कहलाता है। अब दीर्घकालीन ऋण के अंतर्गत हम क्या क्या शामिल करेंगे जिसको हम बैलेंस शीट के अंतर्गत दिखाना है? तो नंबर एक, ऋण पत्र डिबेंचर। दूसरा, बैंक लोन, यदि बैंक से लोन लिया गया है या किसी भी वित्तीय संस्था से या किन्हीं अन्य साधन से लोन प्राप्त किया गया है तो वो दीर्घकालीन ऋण के अंतर्गत आएगा। या सार्वजनिक जमा, पब्लिक डिपॉजिट भी है, वो भी दीर्घकालीन ऋण के अंतर्गत लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंतर्गत दिखाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा होता है स्थगित कर दायित्व, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। यानी इसमें क्या होता है कि जब लेखांकन आय कर योग्य आय से अधिक होती है, जब लेखांकन आय कर योग्य आय से अधिक होती है तो क्या उत्पन्न होता है? स्थगित कर दायित्व होता है। यानी जो लेखांकन आय है, मान लेते हैं कि कर योग्य आय थी 1 लाख रुपए। ठीक है, उस पर हमने कर चुका दिया, लेकिन लेखांकन आय कितनी हुई? 1,50,000 रुपये। तो यहाँ पर जो 50,000 रुपये अंतर है, क्यों? क्योंकि कर योग्य आय से लेखांकन आय 50,000 ज़्यादा है। तो इस 50,000 आय पर जो टैक्स बनेगा, जो टैक्स का दायित्व बनेगा, वो क्या कहलाएगा? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज कहलाएगा, जिसे कंपनी को चुकाना पड़ेगा। ठीक है, तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज भी किसके अंतर्गत आएगा? इसके अंतर्गत आएगा, नॉन करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत है। ठीक है, अगला देखिए बिंदु 3, अन्य दीर्घकालीन दायित्व अदर नॉन करंट लायबिलिटीज। यानी
जो अन्य किसी प्रकार की देयता है या कोई भी प्रकार का दायित्व है जो 12 माह के बाद भुगतान करना है, 12 माह की अवधि से ज़्यादा का है, तो उसे हम अन्य दीर्घकालीन दायित्व अदर नॉन करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत दिखा देंगे। ठीक है, जैसा भी सवाल में दिया गया है उसकी परिस्थिति के हिसाब से। और चौथा जो बिंदु है हमारा वो है दीर्घकालीन आयोजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म प्रोविजन का मतलब क्या हो गया कि ऐसे प्रोविजन जिनके दावे है या जिनकी भुगतान की स्थिति है वो 12 महीने के बाद में उत्पन्न होती है, तो वो सारे क्या कहलाएंगे, लॉन्ग टर्म प्रोविजन कहलाएंगे। देखिए क्या लिखा है कि वे सभी आयोजन जिनके विरुद्ध दावे स्थिति विवरण की तिथि से 12 माह पश्चात चुकाए जाने की संभावना हो, लॉन्ग टर्म प्रोविजन के अंतर्गत आते हैं। यानी ऐसे किसी भी प्रकार के आयोजन जिनके विरुद्ध दावे की स्थिति क्या होता है कि बैलेंस शीट की तिथि से 12 माह के बाद चुकाने की संभावना हो, तो उसे हम किस में शामिल करेंगे, लॉन्ग टर्म प्रोविजन के अंतर्गत शामिल करेंगे। जैसे कर्मचारी लाभार्थ आयोजन है, तो जैसे प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड की हम बात कर लेते हैं कि प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड है, तो वो किसके अंतर्गत दिखाया जाएगा, दीर्घकालीन आयोजन के अंतर्गत दिखाया जाएगा। ठीक है, तो दीर्घकालीन आयोजन के अंतर्गत जैसे भी सवाल की स्थिति होगी उसमें अगर कोई भी दीर्घकालीन आयोजन है जो लंबी अवधि के लिए बनाया गया है, वो सारे किस में दिखाए जाएंगे, दीर्घकालीन आयोजन के अंतर्गत दिखाएंगे। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन के अंतर्गत दिखाएंगे। इक्विटी एंड लायबिलिटीज का जो चौथा भाग है वो है चालू दायित्व, करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज देखिए, नॉन करंट लायबिलिटीज के बारे में हमने पढ़ लिया है कि नॉन करंट लायबिलिटीज में कौन कौन से भाग आते हैं, जिसमें हमने देखा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आता है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज आता है, अदर नॉन करंट लायबिलिटीज आता है, तो इन सभी लॉन्ग टर्म प्रोविजन आता है, वो सभी किस में आते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत आता है। तो करंट लायबिलिटीज की हम बात करते हैं कि करंट लायबिलिटीज क्या होते हैं। तो करंट लायबिलिटीज ऐसे दायित्व होते हैं जो सामान्यतः व्यापार संचालन के लिए उत्पन्न होते हैं और जिनका भुगतान है वो 12 माह की अवधि में कर दिया जाता है। वो सारे दायित्व क्या कहलाते हैं, चालू दायित्व कहलाते हैं। ठीक है, तो चालू दायित्व के अंतर्गत हम क्या क्या शामिल करेंगे वो आपके सामने देखिए लिखे हमने। अल्पकालीन ऋण, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, अगर किसी भी प्रकार का ऋण जो 12 माह से कम अवधि के अंतर्गत चुकाना हो या 12 महीने से कम अवधि के लिए लिया गया है, तो वो सारे किसके अंतर्गत आएंगे, अल्पकालीन ऋण के अंतर्गत आएंगे। दूसरा व्यापारिक देयता, ट्रेड पेबल। देखिए ट्रेड पेबल के अंतर्गत जितने भी क्रेडिटर है और बीपी है यानी लेनदार और जो देय बिल है, वो सारे किसके अंतर्गत आएंगे, व्यापारिक देयता के अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा अन्य चालू दायित्व है, यदि अन्य किसी प्रकार का चालू दायित्व है वो भी किसके अंतर्गत आएगा, चालू दायित्व के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा नंबर डी मैंने लिखा नहीं है, आप लिख लेना कि जो शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, अल्पकालीन आयोजन है या प्रावधान है, वो भी किसके अंतर्गत आते हैं, चालू दायित्व के अंतर्गत आते हैं, तो आप लिख लेना। ठीक है, तो हमने देखा कि जो चालू दायित्व है वो कितने भागों में बंटा है, वो भी 4 भागों में बंटा है। यानी इनमें से कोई भी चीज मद आती है वो सारे चालू दायित्व के अंतर्गत दिखाई जाएगी। जैसे अल्पकालीन ऋण किसी प्रकार का हो, व्यापारिक देयता हो, अन्य चालू दायित्व हो या शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो किसी प्रकार का, तो वो सारे नॉन करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत, चालू दायित्व के अंतर्गत बैलेंस शीट में हम दिखाएंगे। अब इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए अल्पकालीन ऋण, तो अल्पकालीन ऋण जैसे इसके नाम से परिभाषित होता है कि ऐसे ऋण जो 12 माह से कम अवधि के लिए लिए गए हों, तो वो सारे क्या होते हैं, अल्पकालीन ऋण होते हैं। जैसे बैंक से हमने कोई छोटा लोन ले लिया है जो 12 माह से कम अवधि का और उसका भुगतान किया जाना है, तो वो किस में दिखाएंगे, हम अल्पकालीन ऋण शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंतर्गत दिखाएंगे। दूसरा व्यापारिक देयता, ट्रेड पेबल्स। देखिए ट्रेड पेबल्स के अंतर्गत लेनदार, क्रेडिटर और देय बिल्स पेबल को शामिल किया जाता है। इन दोनों को जोड़कर हम किसके नाम से दिखाएंगे, ट्रेड पेबल्स, व्यापारिक देयता के नाम से दिखाएंगे। किसमें, नॉन करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत। नंबर सी की हम बात करते हैं अन्य चालू दायित्व, अदर करंट लायबिलिटीज। तो अदर करंट लायबिलिटीज में कुछ मदे लिखी है, उनको आप ध्यान से देखें। ऋणों पर अदत्त ब्याज, ऋणों पर अदत्त ब्याज यानी हमने किसी प्रकार का ऋण ले रखा है और उस पर ब्याज बकाया है, उस पर ब्याज उपार्जित हो गया और हमने भुगतान नहीं किया है, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, अदर करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत आएगा। इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स। ठीक है, दूसरा जैसे अग्रिम प्राप्त आय, यदि हमें किसी प्रकार की इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है या अन्य ऋण इनकम है जो हमने कमाई नहीं है लेकिन हमें प्राप्त हो गई है, तो वो भी हमारा क्या है, अन्य चालू दायित्व के अंतर्गत हम उसको दिखाएंगे। ठीक है,
नंबर 3 अप्रदत्त लाभांश अनपेड डिविडेंड, यानी हमने डिविडेंड की घोषणा कर दी है और डिविडेंड का भुगतान नहीं किया है तो वो भी क्या है, हमारा अन्य चालू दायित्व और उसको हम चालू दायित्व शीर्षक के अंतर्गत दिखाएंगे। नंबर 4 है न मांगा गया लाभांश, यानी लाभांश है वो अंशधारियों ने अगर नहीं मांगा है तो उस अंश लाभांश को भी, अनक्लेम्ड डिविडेंड को भी हम क्या करेंगे, अदर नॉन करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत दिखाएंगे। बकाया व्यय, यानी किसी प्रकार का खर्चा हो गया है और उसका हमने भुगतान नहीं किया है तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, तो उस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को भी हम, बकाया व्यय को भी हम, अदत्त व्यय को भी हम किस शीर्षक के अंतर्गत, नॉन करंट लायबिलिटीज नहीं, सॉरी, अदर करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत दिखाएंगे। ठीक है। इसके अलावा जो अगला बिंदु है, ऋण पत्र जो भुगतान के लिए देय हो गए हैं परंतु चुकाए नहीं गए हैं, इन पर देय ब्याज, यानी डिबेंचर है। डिबेंचर क्या होता है, दीर्घकालीन होता है, लेकिन ऋण पत्र क्या हो गए, मेच्योर हो गए हैं, भुगतान के लिए देय हो गए हैं लेकिन उनका भुगतान नहीं किया गया है तो उनको अदर करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत किस शीर्षक से दिखाएंगे, मेच्योर्ड डिबेंचर। मेच्योर डिबेंचर किस में आता है, करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत आता है, अदर करंट लायबिलिटीज के नाम से। इसके अलावा अगर दीर्घकालीन दायित्व और ऋणों का आगामी 12 महीनों चिट्ठे की तिथि से में किया जाने वाला भुगतान है वो भी किस नाम से आएगा, अदर करंट लायबिलिटीज के नाम से आएगा। तो अदर करंट लायबिलिटीज में कुछ मदे हमने देखे, इनको आप ध्यान से पढ़ें और जब भी सवाल करें, जैसी भी परिस्थिति हो प्रश्न में, उसके हिसाब से इनका लेखा करें कि ये किस शीर्षक और किस उपशीर्षक के अंतर्गत आते हैं। जैसे अनक्लेम्ड डिविडेंड की बात करते हैं तो अनक्लेम्ड डिविडेंड, अदर करंट लायबिलिटीज, अनक्लेम्ड डिविडेंड का शीर्षक तो हो गया करंट लायबिलिटीज और उपशीर्षक हो गया अदर करंट लायबिलिटीज, या हम ये कह सकते हैं कि ये इक्विटी एंड लायबिलिटीज के करंट, इक्विटी एंड लायबिलिटीज शीर्षक के करंट लायबिलिटीज शीर्षक में आता है। तो जैसे भी प्रश्न में कहा गया आप उसी के हिसाब से उत्तर दें और इनको अच्छे से समझ लें कि जो अदर करंट लायबिलिटीज है, अन्य चालू दायित्व, उसमें कौन कौन से आते हैं, ऋणों पर अदत्त ब्याज हो, अग्रिम प्राप्त आय हो जो हमें प्राप्त हो गई है, या अप्रदत्त लाभांश हो, अनपेड डिविडेंड हो, अनक्लेम्ड डिविडेंड हो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो, मेच्योर्ड डिबेंचर हो, वो सारे क्या होते हैं, अदर करंट लायबिलिटीज होते हैं। ठीक है। अल्पकालीन आयोजन जो हमारा अंतिम बिंदु है इसका, किसका, चालू दायित्व का, करंट लायबिलिटीज का, तो उसको भी हम पढ़ते हैं। देखिए जो डी बिंदु है, अल्पकालीन आयोजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। देखिए लॉन्ग टर्म प्रोविजन के बारे में हमने पढ़ा है कि लॉन्ग टर्म प्रोविजन क्या होता है, कि लॉन्ग टर्म प्रोविजन ऐसे दावे हैं जो 12 माह के बाद उत्पन्न होने की जिसकी संभावना होती है वो दीर्घकालीन आयोजन होते हैं। तो अल्पकालीन आयोजन क्या हो गए, जिनकी उत्पन्न होने की संभावना 12 माह के से पहले हो तो वो क्या होंगे, अल्पकालीन आयोजन होंगे। तो इसके लिए क्या लिखा है कि ऐसे आयोजन जिनके विरुद्ध दावे की स्थिति विवरण की, दावे स्थिति विवरण की तिथि से 12 माह के अंदर उत्पन्न होने की संभावना है, उन्हें शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंतर्गत दर्शाया जाता है। यानी ऐसे दावे जो 12 माह के अंदर उत्पन्न होने की संभावना है उन्हें हम शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंतर्गत दिखाएंगे। कब से, स्थिति विवरण यानी बैलेंस शीट बनाने की तिथि के 12 माह के अंदर होने की संभावना है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल करते हैं, तो अल्पकालीन आयोजन के अंतर्गत देखिए, प्रोविजन फॉर टैक्स, कराधान के लिए प्रावधान, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान आदि को हम किस में शामिल करते हैं, अल्पकालीन आयोजन के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो करंट लायबिलिटीज है, चालू दायित्व, उनके अंतर्गत शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, अल्पकालीन ऋण को पढ़ा, उसके अलावा व्यापारिक देयताएं, ट्रेड पेबल्स को पढ़ा, अदर नॉन करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटीज यानी अन्य चालू दायित्व, इसके अलावा शॉर्ट टर्म प्रोविजन के बारे में पढ़ा। तो ये सारी मदें हैं वो चालू दायित्व के अंतर्गत आती है। तो हमने इस प्रकार से इक्विटी एंड लायबिलिटी, समता एवं दायित्व के चारों भागों को पढ़ा, जिसमें पहला शेयर होल्डर फंड, दूसरा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट, के जो एप्लीकेशन की राशि है जिनको हमने चिट्ठे की तिथि तक अंशों का अलॉटमेंट नहीं किया है उनकी राशि दिखाते हैं नंबर 2 में। नंबर 3 में नॉन करंट लायबिलिटीज, गैर चालू दायित्व है, और नंबर 4 के अंतर्गत चालू दायित्व करंट लायबिलिटीज को हमने शामिल किया है। तो ठीक है, तो आज की क्लास में हमने इन सभी बातों को पढ़ लिया है जो इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंतर्गत आती है। किसके, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, बैलेंस शीट जब बनाते हैं तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंतर्गत आती है।
तो इन सभी मुद्दों को आप अच्छे से पढ़ें। यदि आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब ज़रूर दूँगा। बाकी जो संपत्ति पक्ष की बात है कि संपत्ति पक्ष में कौन-कौन से शीर्षक होते हैं, कितने भागों में बाँटा जाता है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।